दोस्तों नमस्कार। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। एक्चुअली टॉपिक में हमने अपरिमेय संख्याओं को लिया है। अभी तक एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं, तो एलसीएम एचसीएफ के नाम पर जनरली लोग नंबर सिस्टम के कुछ इजी नंबर्स ले करके एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन अगर अपरिमेय संख्याएँ आ जाएँ तो फिर उनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये आज के टॉपिक में डिस्कस किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं कहीं पर सोचने को मजबूर भी कर देगा कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक क्या है और डिस्कस करते हैं और उसको याद भी रखते हैं कि बार बार उस पर कन्फ्यूजन ना हो। आइए देखते हैं दोस्तों। आज का क्लास मुख्यतः फोकस रहेगा अपरिमेय संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ पर। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही होगी बहुत लोगों की कि मतलब ये कहाँ से एक नया टॉपिक आ गया। जैसे मान लीजिए, मैं बताऊँ यहाँ पर, मान लीजिए √2 और √3 का एलसीएम निकालने के लिए अगर बोला जाए तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग √6 बताएंगे, बहुत सारे लोग √6 बताएंगे। और यहाँ मैं ये बात बता दूँ आपको, ये जो एलसीएम है ये रॉन्ग है। यानी √2 और √3 का एलसीएम √6 नहीं है। तो फिर मैटर ये फंसता है कि फिर √2 और √3 का फिर एलसीएम क्या होगा। इन्हीं सब गुत्थी को सुलझाने के लिए, इन्हीं सब समस्याओं पर चर्चा करने के लिए ये आज का सत्र रखा गया है। आप बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि वीडियो के अंत तक आते आते समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो चुका रहेगा। आइए देखते हैं। LCM and HCF ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर का मुझे लग रहा है कि आपको आइडिया होगा पहले से। मैंने एक दो वीडियो बनाया है, अगर भूल गए हो तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होता है, इसको मैंने पहले बताया हुआ है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या P/Q के रूप में ऑलरेडी हो। नंबर 2, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है इसका हर जो है वो शून्य ना हो। और नंबर 3, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये तीन शर्तों का जो संख्या पालन करेगी वो संख्या परिमेय होगी। पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब -1, -2, ये सभी पूर्णांक हैं। क्योंकि वीडियो हमारा फोकस है एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। बस ये जान लीजिए कि ये रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर का एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये जो नंबर, ये इस तरह के नंबर है, ये सभी रेशनल नंबर में है। 2 है, -5 है, -3 है, 0 है, 1 है और 1/2 है या पॉइंट में है, 2.5 बार है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। √9 है। ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। क्यों रेशनल नंबर्स हैं, सारे किसी भी को भी आप ले लीजिए, सबको हम इसमें व्यक्त कर सकते हैं, सबको व्यक्त कर सकते हैं। इसी के अंदर 22/7 भी है, सबको व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो ऑलरेडी अपॉन में है वो तो ठीक है, जो नहीं है उसको भी अपॉन 1 करके हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं और ये सभी परिमेय संख्या हैं रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं सब। इसी के साथ में दूसरी तरफ हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। यानी ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं आती हैं। जैसे मान लीजिए रेशनल, इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए इरेशनल नंबर में कौन कौन से एग्जाम्पल लगभग आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए रूट आ गया, इस तरह का रूट 2, रूट 3, यानी ऐसे रूट जो परफेक्ट स्क्वायर में न लिखे गए हों, यानी उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। फिर इसी में पाई भी आता है। पाई का डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत पहले बहुत अच्छे समझाया हुआ है और अभी भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा पाई के बारे में। तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो एलसीएम एचसीएफ है, इनका तो हम लोग निकालना सीख लिया है। जैसे 5 2 का निकालना है तो क्या होगा, 1/2 1/3 का निकालना है तो क्या होगा, ये सब हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले से। लेकिन अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारे दिमाग में तो बहुत सिंपल सा रूल आता है कि अगर एलसीएम नहीं निकल पा रहा तो गुणा कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं अच्छे से। दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर और भी बहुत अंदर से बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप दशमलव, यानी दशमलव के टाइप्स और उसमें जो और भी बारीकियां हैं उसको अगर नहीं सीखते हैं तो इसकी व्याख्या अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको एक संक्षिप्त में मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। देखिए दशमलव ऐसा आपको कहीं कहीं मिलेगा, जैसे 1.5 है, ये डेसिमल हो गया। 1.585858 ये भी दशमलव हो गया। और 1.58039173 ऐसा करके ये भी दशमलव, 3 तरह के दशमलव यहाँ पे हमने दिखाया आपको। 3 तरह के दशमलव हैं। देखिए ये वाला दशमलव है जो ख़त्म हो गया तुरंत, यानी आगे कुछ नहीं है। ये दशमलव है, ये दशमलव ख़त्म हो जाने के कारण इसको बोलेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव कहीं कहीं पर इस तरह के शांत का भी प्रयोग किया जाता है इसके लिए, शांत दशमलव। ये दशमलव शांत नहीं है, ये अशांत है। ये दोनों दशमलव अशांत, अशांत मतलब चलता चला गया, अशांत हो गया। ये दोनों दशमलव हम एक कैटेगरी में डाल दे रहे हैं, ये अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अशांत दशमलव में भी 2 टाइप हैं। देखिए एक ये है जो रिपीट हो रहा है बार बार, यानी रिकरिंग है, ये रिकरिंग है। और ये है नॉन रिकरिंग। देखिए बस यहीं पर आप समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो दशमलव है इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस वाले दशमलव को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आराम से लिख लेंगे। और ये सारे सभी कंडीशन को फॉलो भी करेगा ये। और कैसे लिखा जाएगा आगे हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं दशमलव और भिन्न का, उसमें डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। और लेकिन ये वाला जो है नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी अशांत भी है। ये वाला जो दशमलव है नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको, और ये टर्मिनेटिंग है। ये जो दशमलव है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग दोनों है, ये दशमलव P/Q के रूप में नहीं लिखा जा पाएगा। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, यानी ये वाला जो डेसिमल है ये हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। मैं एक ही जगह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक बार में पूरा समराइज हो जाए, दिमाग में आ जाए। तो जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं इनके बारे में अगर आप बताना चाहते हैं किसी से भी, तो उसको 2 तरीके से समझा सकते हैं। एक तो ये कि ये इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं ये, क्योंकि देखिए P/Q √2 को अगर हम लिखें √2/1, तो इसमें तो आ गया, ये इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें पूर्णांक में नहीं आता √2, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरी तरीके से व्याख्या अगर करें, 2 का वर्गमूल निकालें तो 1.414 करके आएगा, और ऐसा नंबर आएगा कि वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कभी भी रिपीट नहीं करेगा, कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो इन सभी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सारे एग्जाम्पल इसी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के हैं, यानी वो कभी रिपीट नहीं करेंगे, न कभी वो ख़त्म होंगे। तो सभी जितने भी हैं सभी अपरिमेय संख्याएं हैं।
और इसके जो सभी एग्जाम्पल है वो इस 2 कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। यहाँ पर पाई के बारे में स्पेशल तौर पे बताना चाहूँगा कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 यहाँ पर जो लिया जाता है यह एक परिमेय संख्या है। पाई का जो 22/7 मान है वो इसका नियरेस्ट वैल्यू है, न कि एग्जैक्ट वैल्यू। पाई का जो मान है वो 3.14 करके डॉट डॉट करके इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाता है। और पाई जो है सिंबल के रूप में अगर है, चिन्ह के रूप में पाई अगर है तो वो अशांत दशमलव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इसकी भी व्याख्या की हुई पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर चैनल पर देखेंगे, उसमें बहुत ही विस्तृत पाई के बारे में बताया गया है। तो बस आप याद रखिए पाई जो है अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई के वैल्यू अगर इस तरह से लिख दिया जाए या 3.14 लिख दिया जाए तो वो परिमेय हो जाएगा। 3.14 लिखने के बाद डॉट 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 लगा दिया जाए तो फिर अपरिमेय हो जाएगा वो। ये है दोस्तों। आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। चूँकि इसको समझाना बहुत अनिवार्य था यहाँ पर, अगर ये अच्छे समझाया नहीं जाएगा तो हमें ये टॉपिक ही नहीं समझ में आ जाएगा, रटना पड़ जाएगा फिर। आइए समझते हैं। एलसीएम, एक एलसीएम समझ लेंगे तो हमको जो है एचसीएफ के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एलसीएम जो है वो मुख्य रूप से फोकस्ड होता है गैप पर। मैंने एक बार एलसीएम में ये चीज़ डिस्कस किया था, यानी किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी, कोई चीज़ एक निश्चित अंतराल पर रिपीट हो, निश्चित अंतराल पर कोई घटना रिपीट होता रहे तो वह एलसीएम में आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी संबंधित फ्रीक्वेंसी, या हम कहते हैं निश्चित अंतराल पर रिपीट होना, निश्चित अंतराल पर पुनरावृत्ति। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए निश्चित अंतराल पर कोई चीज़ रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक नल है, दूसरा नल इधर है, दोनों नल का टैप बंद कर दिया गया, ऊपर से बंद कर दिया गया। अब आप ये देखिए कि नल बंद करने के बाद भी मान लीजिए कुछ ड्रॉप गिरते रहते हैं। एक ड्रॉप यहाँ से गिरा, फिर थोड़ी देर बाद फिर ड्रॉप गिरा, फिर ड्रॉप गिरा, इस तरह ड्रॉप गिर रहा है। और ये वाला नल से ड्रॉप जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, तो एक ड्रॉप शुरुआत में गिरा और फिर यहाँ गिरा और फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा ड्रॉप, फिर यहाँ गिरा। इस तरह से देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ पर रिपीट हो रही है, यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो जहाँ पर रिपीट हो रही है यानी जहाँ पर दोनों या जो भी कंडीशन के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हैं सब एक साथ अगर हो रही हैं तो वो पॉइंट जिस पर एक साथ हो रहा है वो एलसीएम होता है। यानी इसीलिए मैंने इसको पहाड़ा का नाम दिया था, तो कि एक निश्चित इंटरवल पर अगर हो रहा है तो किसी न किसी मल्टीपल में वो आता रहेगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी को। अभी हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पे आते हैं। √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों बहुत लोग यही सोचेंगे कि √2 और √3 का एलसीएम √2 × √3 कर दें, √6 हो जाएगा। √6 दोनों से कट रहा है, लेकिन √2 आप इस पे विचार करिए। 2 और 3 का एलसीएम, 2 का एलसीएम निकालना है तो हम लोगों ने क्या किया था स्टार्टिंग में, 2 का अपवर्त लिखा था। 2 का अपवर्त, अपवर्त का मतलब पहाड़ा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 12, 2 7 14, ऐसे लिखा था डॉट डॉट। फिर 3 वाले में 3 6 9 12 15 18, 3 में चला। और फिर क्या किया था, दोनों में कॉमन लिया था। तो कॉमन क्या आया था, 6 कॉमन आया, तो फिर इसका मल्टीप्लाई कॉमन आने लगा, तो ये आया। और फिर इसी में से जो लोएस्ट नंबर था वो हमने एलसीएम में ले लिया था। ये आपको याद आ गया होगा। अब यही काम हम यहाँ करते हैं। देखिए इसीलिए मैं ये मेथड बताया गया था कि आप कहीं पर भी कुछ भी फंसें तो सीधे अपने रूट मेथड पर आ जाएं और वहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा क्लियर। √2 का अपवर्त, √2 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ से
√2 होगा, √2 का दोगुना 2√2, √2 का तिगुना 3√2, √2 का 4 गुना 4√2, 5√2, ये चल रहा है। और √3 का अपवर्ड √3, इसका दोगुना 2√3, 3 गुना 3√3, 4 गुना 4√3, 5√3। दोस्तों ये आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों में कहीं पर कोई भी उभयनिष्ठ नंबर है, कॉमन नंबर है? कहीं पर कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए कहीं पर कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन न होने के वजह से समापवर्त नहीं बन पा रहा है। इसका समापवर्त जो है अपवर्त तो बन जाएगा, लेकिन समापवर्त नहीं बन पा रहा है। और समापवर्त न बन पाने के कारण ये एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त फिर कहाँ से आएगा? जब समापवर्त ही नहीं है तो एलसीएम कहाँ से आएगा? यानी √2 और √3 का एलसीएम नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ये। अगर इसको याद नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रहेगा तो आप गलत कर देंगे निश्चित रूप से। तो √2 और √3 का एलसीएम नहीं ज्ञात कर सकते। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पर विचार करते हैं। आज पूरा टॉपिक इसी पर रहेगा केवल। दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 2√2 और 3√2, इसका निकालना है एलसीएम। तो अब देखिए क्या है 2√2 का मल्टीपल यानी कि अपवर्त है, पहाड़ा। तो 2√2 हो गया पहली बार में, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4√2 होगा, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 6√2, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 8√2, 5 से गुणा करेंगे तो 10√2, 6 से गुणा करेंगे तो 12√2। ऐसे होता चला जाएगा। फिर 3√2 पे आते हैं, इसके मल्टीपल पे आते हैं 3√2, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 6√2, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 9√2, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 12√2, 5 से गुणा करेंगे तो 15√2। ऐसे चलता चला जाएगा दोस्तों। अब देखिए इनका जो कॉमन मल्टीपल यानी समापवर्त है। कॉमन मल्टीपल क्या होगा? दो दोनों में दिख रहा है कॉमन। ये देखिए एक भी कॉमन मल्टीपल अगर आ गया तो फिर उसका पूरा पहाड़ा उसमें रहेगा। 6 का दूनी 12 भी मिलेगा, 6 3 का 18 भी मिलेगा। यानी कॉमन मल्टीपल 6√2, 12√2, फिर आगे 18√2, ये सब कॉमन मल्टीपल है। और दिए गए जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें जो सबसे छोटा होगा वो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 6√2। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। दोस्तों अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्याओं का एलसीएम होता है कि नहीं होता है। पिछली बार में नहीं हुआ था, अब की बार हो गया। तो ये कुछ रूल ही नहीं समझ में आ रहा है कि होता है कि नहीं होता है, कब होता है कब नहीं होता है। तो यहाँ से एक नियम हम लोग बना सकते हैं कि अगर अपरिमेय संख्याओं के अंदर रूट के अंदर जो मटेरियल है वो सेम है तो होता है, तो निकलेगा। और रूट के अंदर का जो संख्या है वो अलग अलग है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था √2 और √3, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, √2 था, उधर √3 था। अगर ऐसा है तो उसका एलसीएम नहीं निकलेगा, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। तो यानी रूट के अंदर अगर सेम संख्या है तो उसका एलसीएम निकलेगा, और सेम संख्या नहीं है तो उसका एलसीएम नहीं निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग नियमबद्ध करते हैं, रूल्स में लाते हैं।
समान प्रकृति की अपरमेय सकते। समान प्रकृति यानी सेम नेचर का होता। अगर सेम नेचर के हैं इरेशनल नंबर, नेचर सेम होना चाहिए, सेम नेचर के। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए थोड़ा सा टर्म यूज़ कर दे रहे हैं कहीं कहीं पर, तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। सेम नेचर के इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर हैं, तो उनके एलसीएम एचसीएफ निकलेंगे। अगर सेम नेचर का नहीं है तो उनके इरेशनल नंबर, तो उनके एलसीएम या एचसीएफ नहीं ज्ञात हो पाएंगे। बस इनका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे √2 और अभी हम लोग लिए थे 3√2 और 2√2, 2√2 और 3√2 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों। ऐसा अगर क्वेश्चन मिले आपको तो वो वाला जो काम हम लोग किए थे, अपवर्थ निकाले मल्टीपल नहीं, वो नहीं करना है आपको। 3 और 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो √2 लिखना है और 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया और इसका ये आंसर हो गया। यहाँ पर ऐसे काम करना, 2 और 3 का एलसीएम और √2 लगा देना। √2 कॉमन ही निकलेगा, जब समान प्रकृति का होगा तो हमेशा कॉमन निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर कॉमन आ गया है। वहीं पर अगर ये √2 और √3 है तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कांट बी फाइंड, निकाल नहीं सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। ये नियम एलसीएम एचसीएफ दोनों पर लागू है, ये दोनों पर लागू। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, अगर इनका हमें एचसीएफ निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है, 2√2 और 3√2 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ अगर निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और यहीं पर √2 और √3 का एचसीएफ ज्ञात नहीं कर सकते। ये हो गया दोस्तों। एक छोटा सा आपका अगर कन्फ्यूजन कहीं पर है तो उसको हम दूर करना चाहते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 और पाई ये दो नंबर्स हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम, पहली बात ये है कि 2 पाई नहीं होगा, 2 पाई अगर आपको लगता है तो ये रॉन्ग है, इनका एलसीएम 2 पाई नहीं होगा और एचसीएफ 1 भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, आइए देखते हैं। 2 का जो अपवर्थ है, 2 के अपवर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब चलेंगे। और पाई का जो अपवर्थ है वो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये चलेगा। और फिर इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है दोस्तों, और हम जानते हैं कि उभयनिष्ठ का ही सब खेल होता है। तो यहाँ पर जब उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर समापवर्त नहीं निकलेगा, यानी कॉमन मल्टीपल्स नहीं निकलेंगे। और जो कॉमन मल्टीपल्स नहीं निकलेंगे तो फिर उसमें लिस्ट कहाँ से, लोएस्ट कहाँ से आएगा। तो कुल मिला करके इसका एलसीएम भी कुछ नहीं निकलेगा, ज्ञात नहीं कर सकते, याद रखना होगा ये सब। इसी तरह से मान लीजिए अगर ये ऐसे है कि 2 पाई और 3 पाई का एलसीएम निकालना है, तो इनका निकल जाएगी। 2 पाई का अपवर्थ अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। तो ऐसे चलेगा ये, इसी तरह से इसका भी चलेगा, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे चलेगा। और आप देखिए इसमें कॉमन मिल जा रहा होगा, और जहाँ पे भी कॉमन मिला तो सीधे हम एलसीएम निकाल लेंगे।
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 पाई इज द एलसीएम। तो इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, अगर जैसे 2 और पाई लिए थे हम पिछले क्वेश्चन में। अच्छा ये आपको समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं इसको, एक पॉइंट और डिस्कस कर लें। 2 और पाई का एलसीएम नहीं निकलेगा, लेकिन 2 और 22/7 का एलसीएम निकलेगा। 2 और 3.14 जो कि पाई का निकटतम मान है, पाई का निकटतम मान 22/7 भी है, इसका भी निकलेगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। तो इसको हम बहुत अच्छे से याद रख लें कि किस जगह पर एलसीएम या एचसीएफ निकल रहा है और कहाँ पर नहीं निकल रहा है। दोस्तों कभी कभी एक भिन्न में क्वेश्चन आता है, जैसे 5/√2 और मान लीजिए 4/√3, ये जोड़ने के लिए आता है। तो स्टूडेंट जोड़ते हैं इसको, तो जोड़ते समय वो ऐसा करते हैं कि √3 और √2, वो सोचते हैं कि √2 और √3 का एलसीएम हो गया, √2 और √3 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम √6, जो कि रॉन्ग आप जानते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं वो। फिर √2 से इसको डिवाइड करते हैं, √3 आता है तो 5√3 यहाँ हो जाता है, और फिर √3 से डिवाइड करते हैं √2 आता है तो 4√2 हो जाता है। उनको लगता है कि ये हमारा लगाया हुआ ये सही है। तो मैं यहाँ बताने ये चाहता हूँ कि 100% सही है, ये 100% सही है, लेकिन बस इसमें रॉन्ग वही एक चीज़ है जो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने √2 और √3 का एलसीएम लिया है। दोस्तों यहाँ पर ये बताना ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ कि √2 और √3 का एलसीएम √6 नहीं है, लेकिन √6 यहाँ होना सही है, √6 यहाँ पर होना सही है। आप ये जानते हैं कि भिन्न के जोड़ घटाना में अगर हर बराबर नहीं है तो हर बराबर किया जाता है, और हर बराबर करने के लिए उनका एलसीएम लेना ज़रूरी नहीं है। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो ज़रूरी नहीं कि हम एलसीएम ही लें, हम किसी और विधि से भी हर बराबर कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या है कि एलसीएम हर बराबर करने के लिए एक उपाय है, एक तरीका है, एक मेथड देता है कि हाँ इस मेथड से आप हर को बराबर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम लेकर के ही हर बराबर किया जाए। अब देखिए जैसे यहाँ पर √2 और √3 इनका √6 आया है यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, न कि इसका एलसीएम। यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया है 4/√3, और इस तरह से हम हर बराबर करना चाहते हैं, यानी हमारा उद्देश्य तो हर बराबर करना है, एलसीएम लेना उद्देश्य नहीं है। तो हर बराबर करना है तो हम इसको √3 से गुणा कर दें, यहाँ पर, यहाँ भी √3 से गुणा कर दें, इसी तरह से √2 से यहाँ गुणा कर दें, और √2 से यहाँ गुणा कर दें। तो यहाँ पर 5√3 हो जाएगा अपॉन √6 हो गया, और यहाँ पर 4√2 अपॉन √6। दोस्तों यहाँ पर हर बराबर हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि हमने एलसीएम भी नहीं लिया, मल्टीप्लाई करके इसका हर बराबर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर क्या हो गया ये, अब यहीं पर हम इस हर को एक बार लिख लेंगे, कॉमन हो जाएगा, √6 हो गया, और हमारा आंसर 5√3 प्लस 4√2 ये हमारा आंसर आ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे भिन्न में जिसमें हर बराबर नहीं होता है, वहाँ पर जो एलसीएम लेने की परंपरा है वो सिर्फ एलसीएम लेने के वजह से नहीं होता है, एलसीएम लेने के लिए नहीं होता है, वो होता है हर को बराबर करने के उद्देश्य से। तो हर बराबर अगर किया जाता है तो इस तरीके से बराबर कर सकते हैं, और एलसीएम उसमें एक सहायक विधि है। ठीक है, तो आशा है कि आपको मेथड पसंद आया होगा, और आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, कुछ विशेष युग्म आधारित प्रश्न होंगे, आइए देखते हैं कल। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए।